अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पौधों के अंदर पढ़ा था कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गैसों का तबादला करवाते हैं। ऐसे ही हम आज इंसानों के अंदर डिस्कस करेंगे कि इंसानों के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, कौन सा इंसानों के अंदर सिस्टम है जो कि गैसों के तबादले में मदद करता है। तो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ से आपने एमसीक्यूज़ हैं वो आपने करने हैं याद। इन ह्यूमंस इंसानों के अंदर एंड अदर हायर एनिमल्स, और दूसरे हायर एनिमल्स के अंदर। हायर एनिमल से क्या मुराद है? एनिमल्स का जो किंगडम एनिमेलिया है जिसमें तमाम एनिमल्स, तमाम जानवर शामिल हैं, उसमें कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, बिल्कुल सादा वाले हैं। उनकी जब हम बात करते हैं जैसा कि हाइड्रा वगैरह, स्पॉन्जेस वगैरह, तो वो लोअर एनिमल्स कहलाते हैं। फिर हम आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और फिर उनमें भी डेवलपमेंट होती गई है और वो बेहतर से बेहतर होते गए हैं। हम बात करते हैं फ़िश से लेकर फिर एम्फीबियन बने, फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स बने और मैमल्स बने। हम हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि इंसान हो गया तो अब ये मैमल्स की कैटेगरी में आ गया, या फिर बर्ड्स हो गए। उनके अंदर गैसों का तबादला होता है, इन्हें हम हायर एनिमल्स कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज़ कैरिड आउट, ये होती है, उनमें गैसों का तबादला होता है बाय द रेस्पायरेटरी सिस्टम। उनके अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, सांस का जो निज़ाम है, सांस का सिस्टम होता है एक पूरा, जिसे जैसा कि आपने 9th में पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है जो गैसों का तबादला करवाता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रेस्पायरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। हम रेस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दैट इज़ आई का मतलब होता है दैट इज़ द एयर पैसेज वे। एक वो हिस्सा है जो इसमें हवा गुजर के जाती है, यानी नाक से लेकर फीफड़ों तक का रास्ता। एंड द लंग्स, और फिर फीफड़ों का हिस्सा जिसमें गैसों का तबादला होना होता है। तो वो रास्ता जिसमें हवा ने गुजर के जाना है पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा क्या है? फीफड़े, जहाँ पर गैसों का तबादला होना होता है। तो यहाँ से दो एमसीक्यूज़ बनेंगे। एक पहला, हायर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है? बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एक एमसीक्यू ये वाला बनेगा पहला पॉइंट। कि या यूं भी हो सकता है कि इंसानों के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरिड आउट, इंसानों के अंदर गैसों का तबादला होता है बाय, आगे अगर चॉइसेस दी हुई हों तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चॉइस है उसकी। फिर दूसरा एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें एक अगर बता दिया जाए कि एक एयर पैसेज वे है और दूसरे की जगह छोड़ दी जाए और नीचे चॉइसेस दी जाए, तो दूसरे हैं लंग्स। एक है एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने का रास्ता, और दूसरे लंग्स यानी फीफड़े हैं। तो ये यहाँ से दो एमसीक्यू बन सकते हैं। वैसे आपने लॉन्ग के लिए इसको नहीं याद करना, तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें गैसियस एक्सचेंज में जो सबसे पहला हिस्सा है एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने का रास्ता, वो क्या है? द एयर पैसेज वे में हम पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी एयर पैसेज वे की, यानी हवा के गुजरने का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ एयर पैसेज वे। तो एयर पैसेज वे के नीचे आप लाइन लगाएं। द एयर पैसेज वे, जो हवा के गुजरने का रास्ता है, कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है, द पार्ट्स, वो वाले हिस्से, थ्रू विच, जिनके ज़रिए, द आउटसाइड एयर, बाहर माहौल में से जो हवा है, कम्स इन, अंदर आती है, द लंग्स, फीफड़ों में, एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसों का तबादला होने के बाद, एक्सचेंज तबादला होने के बाद, तबादला क्या होगा? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जज़ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से फीफड़ों में आ जाएगी। इट गोज़ आउट, और फिर इस हवा को बाहर खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप ब्रैकेट बंद करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन अभी मुकम्मल नहीं है। इतने हिस्से को हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन का पार्ट 1 है। यहाँ पे इसको कह सकते हैं पार्ट ए है, प्लस साथ में आप क्या लिखेंगे? इनके नेम्स लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो आप वो भी साथ में लिख देंगे, तो फिर ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। ये डेफिनेशन अकेली आपने इतनी नहीं लिखनी, आपने आगे उन पार्ट्स के नाम भी बता देने। इट कंसिस्ट ऑफ, आगे आप वो नाम बताएंगे। वो नाम मैं आपको यहाँ से नंबरिंग करवा रहा हूँ, जिस तरतीब से मैं नंबर लगवा रहा हूँ आपने उसी तरतीब से याद करना है। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कि ट्रेस द पाथ ऑफ एयर, हवा का जो गुजरने का रास्ता है वो आप रास्ता ट्रेस करें, वो आप रास्ता बताएं कौन सा है। तो आप सबसे पहले उसमें लिखेंगे नॉस्ट्रिल्स, नंबर 1, पहले नंबर पे नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स नाक के नथनों को कहते हैं जिससे हवा हमारे नाक में दाखिल होती है।
या तो हवा नाक के नथनों से दाखिल होती है या फिर ये ओरल कैविटी से दाखिल होती है। तो आप कोई सा भी रास्ता चूज़ करें। अगर आप ओरल कैविटी का चूज़ करते हैं तो आप फिर आगे जाएंगी, अगर आप नॉस्ट्रिल का चूज़ करते हैं तो फिर आप नेज़ल कैविटी से होके जाएंगे। तो आप यही कर लें, नॉस्ट्रिल्स है नंबर 1, नेज़ल कैविटी नाक के अंदर का जो हिस्सा है, खाली हिस्सा खला नाक का, उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, इसको आप नंबर 2 कर लें। फिर इसमें से हवा गुजरने के बाद हमारे हलक में आती है गले वाला जो हिस्सा, इसे हम फेरेंक्स कहते हैं, इसके ऊपर आप नंबर 3 लिख लें। तो ये आप पाथ ट्रेस कर रहे हैं, वो रास्ता आप तरतीब से बता रहे हैं। फेरेंक्स हलक, हलक में से होने के बाद एक जो हमारी सांस की नाली है, इसके ऊपर जो सुराख है जिसमें से हवा सांस की नाली में दाखिल होती है, इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। आप एपिग्लॉटिस को भी शामिल कर सकते हैं साथ में। एपिग्लॉटिस क्या है? ये एक लिड है, यूँ कह लें कि एक ढक्कन है जिसने ग्लॉटिस या इस रास्ते को बंद करना है, लेकिन ये इस पैसेज वे का हिस्सा नहीं है। तो फेरेंक्स के बाद आप चौथी चीज़ जो यहाँ पर शामिल करेंगे वो है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ये वो ओपनिंग है, सुराख है जिसके ज़रिए हवा हमारी सांस की नाली में दाखिल होती है। इसके बाद एक और हिस्सा आता है लेरेंक्स का, जो उन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, आप इसको यहाँ से ये देखें, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, जो कि हमारे गले के अंदर उभार सा बना हुआ होता है, इसे हम लेरेंक्स कहते हैं। तो यहाँ से आप दुरुस्त स्पेलिंग लिख लें, LARYNX, लेरेंक्स इसे बोलते हैं। इसके ऊपर आप नंबर 5 लिखेंगे। फेरेंक्स से हवा ग्लॉटिस के ज़रिए लेरेंक्स में गई, लेरेंक्स में से गुजरने के बाद ये ट्रेकिया, सांस की नाली को हम ट्रेकिया कहते हैं, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, हवा का पाइप। ये है नंबर 6। ट्रैकिया के बाद हवा सांस की नाली में से, ट्रैकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है हमारे सीने के अंदर जाने के बाद। ये जो 2 हिस्से हैं इन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो इसके ऊपर आप नंबर 7 लिखेंगे। तो ये पाथ आगे ब्रोंकाई की तरफ को जाएगा। ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होते हैं, मज़ीद तकसीम होते हैं और छोटी छोटी नालियों के अंदर तकसीम हो जाते हैं, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। 8 नंबर आप इधर लिखेंगे, 8वां नंबर ये बनेगा ब्रोंक्यूल्स का। तो ब्रोंक्यूल से होने के बाद हवा एल्व्यूलर डक्ट में जाती है। आगे आपने 9वां नंबर देना है एल्व्यूलर डक्ट का, यानी एल्व्यूलाई की तरफ को जाने वाली नाली डक्ट कहलाती है, एल्व्यूलर डक्ट कहलाती है। एल्व्यूलर डक्ट में से हवा आगे एल्व्यूलाई के अंदर चली जाती है। 10वां नंबर आपने देना है एल्व्यूलाई को। तो यहाँ तक आपका जो पाथ है जो आपने ट्रेस करना था वो मुकम्मल हो जाएगा, जो नॉस्ट्रिल से शुरू किया था आपने और एल्व्यूलाई पे जाके एंड किया था। तो अब जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप ये एयर पैसेज वे की यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आप ये नाम गिनवाएंगे। आप लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 नॉस्ट्रिल, नंबर 2 आप लिखेंगे नेज़ल कैविटी, नंबर 3 आप फेरेंक्स लिखेंगे। इस तरतीब में आप एंड तक लिख देंगे। तो ये एयर पैसेज वे मुकम्मल आपने लिख दिया। जब ट्रेस करना हो, ट्रेस द पाथ, तब आप क्या करेंगे, नॉस्ट्रिल लिखेंगे, फिर आप एरो आगे को लगा देंगे, आप पाथ बता रहे हैं आगे। नॉस्ट्रिल के बाद आप नेज़ल कैविटी लिखेंगे, फिर आप एरो आगे को लगा देंगे, आप यानी पाथ बताते जाएंगे। एंड जाके जो आखिरी एरो आपका एंड होगा उसके आगे आपने एल्वेओलाई लिख देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इतना हो गया। फिर उसके बाद आगे जो हिस्से हैं इसके एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर हमने पढ़ना है, ये नेज़ल कैविटी की डेफिनेशन है। द नोज़, हमारी जो नाक है, इनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी, इसने बंद किया हुआ है नेज़ल कैविटी को, यानी नाक के अंदर का जो खाली हिस्सा है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नाक के अंदर जो खाली हिस्सा है वो नेज़ल कैविटी कहलाया। इट ओपन्स टू द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ को खुलता है। थ्रू द ओपनिंग्स, 2 सुराख हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स, नाक के नथने कहते हैं। नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड, जो नाक की कैविटी है, नाक का जो अंदर का खाली हिस्सा है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, 2 हिस्से हैं, बाय ए वॉल, एक दीवार के ज़रिए। नाक के दरमियान में एक दीवार होती है जिसकी वजह से जो नेज़ल कैविटी है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अच्छा, नॉस्ट्रिल्स की डेफिनेशन आती है, नाक के जो नथने हैं, तो वो भी आपने यही लिखनी है। और अगर नेज़ल कैविटी की डेफिनेशन आती है तो भी आपने यही लिखनी है, क्योंकि इतनी ये जो ब्रैकेट लगाई है इसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। और स्टूडेंट्स, आगे भी कुछ टर्म्स हैं जो ज़रा थोड़ी मुश्किल हैं प्रोनाउंस करने में, तो जैसे मैं आपको पहले भी एडवाइस करता हूँ कि साथ साथ आप उर्दू में उसका सही तलफ़ुज़ लिख लिया करें। नॉस्ट्रिल्स आप लिख लें, साथ नेज़ल कैविटी लिख लें, ताकि आप उसको दुरुस्त प्रोनाउंस कर सकें। और जो अल्फाज आपको लग रहा है कि वो मुश्किल हैं, उसका मतलब क्या है, तो वो आप साथ साथ मतलब भी नोट करते जाएं, क्योंकि मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ।
तो आपने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ये नेज़ल कैविटी या नॉस्ट्रल्स की दोनों के लिए हो सकती है। क्या है इसका मतलब कि जो हमारी नाक है उसके अंदर का खाली हिस्सा नेज़ल कैविटी कहलाता है और जो नाक का खाली हिस्सा ये बाहर की तरफ को खुलता है दो सुराखों के ज़रिए, जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स या नाक के नथने कहते हैं। और नाक के अंदर जो नेज़ल कैविटी है, खाली हिस्सा है, वो दो हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ हुआ है, क्योंकि दरमियान में एक दीवार है। यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अच्छा, आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड हेयर इन नेज़ल कैविटी। तो उसकी आप हेडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ, वो आप भी नोट कर लें। फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस, नाक के अंदर जो बाल हैं हेयर, एंड म्यूकस जो नमी है, उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन ये वाला जो पोर्शन, जब वो अभी जो हमने पढ़ना है यहाँ से आप ये है, ईच पोर्शन इज लाइंड बाई फाइन हेयर। अब आपने क्या करना है, ईच पोर्शन, यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ और इस स्टार का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जहाँ पर स्टार आया वहाँ पर मैंने क्या लिखना है, ईच पोर्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। यानी अब डेफिनेशन या जो पॉइंट है ये आपने कैसे लिखना है, अकेला जब आप लिख रहे हैं, ये पीछे वाला हिस्सा नहीं साथ में लिख रहे हैं, सिर्फ फंक्शन आपने लिखना है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ईच पोर्शन ऑफ नेज़ल कैविटी इज लाइंड बाई। लाइंड बाई से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर का एक कैप है, तो लाइंड बाई से मुराद ये होगी कि इस पॉइंटर के कैप के अंदर देखें, इसकी जो दीवारें हैं इसके साथ साथ अंदर की तरफ मैं अगर एक पेंट कर दूं, लेट वी सपोज वो रेड कलर का पेंट मैंने अंदर कर दिया है, तो अब ये जो पेंट, अब मैं इसको यूं कह सकता हूं कि दिस कैप इज लाइंड बाई रेड पेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यानी जो अंदर वाली जो साइड है इसके साथ जो चीज़ अटैच होगी उसे हम लाइंड बाई कहते हैं। तो ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाई फाइन हेयर्स, यानी अंदर वाली जो साइडें हैं नाक की, वो हर साइड के साथ साथ फाइन हेयर्स यानी छोटे छोटे से बाल होते हैं, एंड म्यूकस, और वहाँ पर नमी मौजूद होती है, विच फिल्टर, जिनका काम क्या है, सफाई करना, फिल्टर कर देना, अलहदा कर देना, द डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के ज़र्रात को, फ्रॉम द एयर, जो कि हवा के साथ हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेकर जा रहे होते हैं, तो हवा में मौजूद गर्दो गुबार के जो ज़र्रात होते हैं, जो मिट्टी होती है, वो नमी और जो बाल हैं हमारे नाक में, इनके साथ अटैच होकर रुक जाती है और हवा साफ़ होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। तो एक फंक्शन क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना। दूसरा फंक्शन क्या है, म्यूकस यानी जो नमी मौजूद है हमारे नाक के अंदर, आल्सो मॉइस्चन्स, ये मॉइस्ट कर देती है, नमी पैदा कर देती है हवा के अंदर, यानी खुश्क हवा है। अगर गर्मियों के दिनों की अगर हम बात करें तो वो खुश्क हवा है, तो उसके साथ नमी शामिल हो जाएगी जब वो हमारी नाक में से गुजरेगी। तो ये मॉइस्चन करने का काम हो गया नंबर 2। नंबर 3, वार्म द इनकमिंग एयर, जो हवा अंदर जा रही है, अगर वो है ठंडी हवा है, तो अगर वो ठंडी हवा जाती है तो चांसेस हैं कि हमें उससे इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हो सकते हैं। तो जब हवा हमारी नाक में से गुजरकर फेफड़ों तक जाती है तो फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते वो वार्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के तकरीबन करीब करीब पहुंच जाता है, एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसको कर दिया जाता है हवा के टेम्परेचर को। तो यहाँ तक इसका फंक्शन मुकम्मल हो जाएगा। हवा जो हमारे नाक में से होकर फेफड़ों में जा रही है, उसको क्या क्या की, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई, एक तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको साफ़ कर दिया गया, दूसरा जो हवा थी वो अगर खुश्क हवा थी तो उसमें नमी पैदा कर दी गई, और तीसरा उसको वार्म, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो सके, और फिर जो साफ़ हवा है फेफड़ों में वो पहुंचाई जाती है। तो हेयर्स जो बाल हैं और जो म्यूकस नमी है उसका फंक्शन हमने लिख दिया। नेज़ल कैविटी का फंक्शन भी यही हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन यूँ बन जाए, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी, तो भी आप यही पॉइंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेज़ल कैविटी की जो आगे जो अगली डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन इंटरनल नॉस्ट्रल्स की है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, आपने नॉस्ट्रल्स पढ़ा ऊपर, जो नाक के नथने हमने बोला था,
यानी हवा जिनके ज़रिए हमारी नाक में दाखिल हुई थी। अब इंटरनल नॉस्ट्रल्स वो हैं जो जिनके ज़रिए हवा हमारे हलक में जाएगी, नाक में से होकर हमारे हलक में जाएगी, वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहलाएंगे। यहाँ से डेफिनेशन है इंटरनल नॉस्ट्रल्स की, अंदरूनी नथने जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं। द नेज़ल कैविटी ओपन्स, नाक के अंदर का जो खाली हिस्सा है वो आगे जाकर खुलता है हमारे फेरेंक्स के अंदर। इसको आपने फेरेंक्स प्रोनाउंस करना है। तो हमारे फेरेंक्स या हमारे हलक में जाकर नाक का अंदरूनी हिस्सा खुलता है, किसके ज़रिए? बाई मीन्स, ज़रिया ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स, दो छोटे छोटे सुराख, ओपनिंग सुराखों को कहते हैं, कॉल्ड, जिनका नाम है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, अंदरूनी नथने भी कहते हैं। यानी नाक में से हवा जब हलक में जाएगी तो दो छोटे छोटे सुराख होते हैं जो जिनके ज़रिए जाएगी, उन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आगे अगली डेफिनेशन फेरेंक्स की है, जिसको हमने बोला अभी हलक, तो वो फेरेंक्स क्या है? हमारे गले का हिस्सा। फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, फेरेंक्स एक मसल्स का बना हुआ, पट्ठों का बना हुआ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। मस्कुलर पैसेज एक मसल्स का बना हुआ रास्ता है, एंड इज़ कॉमन, और ये सेम एक ही रास्ता होता है, टू बोथ फूड एंड एयर, यानी जहाँ से खुराक और हवा गुजर सकते हैं, हवा के गुजरने का और खुराक के गुजरने का एक ही ये रास्ता है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, ये फैला होता है ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस हमारी खुराक की नाली है, यानी हलक के बाद आगे दो नालियाँ, हमारे गले के बाद दो नालियाँ आ जाती हैं। एक नाली वो है जिसने हवा को लेकर फेफड़ों तक जाना है, और एक वो नाली है जिसने खुराक को लेकर मैदे तक जाना है। हलक, वह हमारा जो गला है, वहाँ पर कोई अलहदा नाली नहीं मौजूद होती, वो एक ही रास्ता है। उसके बाद हलक से नीचे जाकर दो नालियाँ अलहदा बनी हुई होती हैं, तो वो नाली जो मैदे की तरफ को खुराक लेकर जाती है उसे हम इसोफेगस कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, ये इसोफेगस के जो ओपनिंग है, सुराख है, वहाँ तक पहुँचता है हमारा हलक। एंड द लेरेंक्स, और उस तरफ भी जाता है जो कि लेरेंक्स है, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है। ये जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो हमारे गले के अंदर, गले के सामने की तरफ को जो उभार होता है, इसे हम लेरेंक्स कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स भी है, यहाँ से आवाज़ पैदा होती है, यहाँ से जब हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आवाज़ यहाँ से पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो कहता है जो खुराक हमने खानी है वो हमारे हलक में से गुजरेगी। फिर उसके बाद यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो इसोफेगस है जो कि मैदे की तरफ को खुराक को ले जाएगी, और अगर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, यानी सांस अंदर खींच रहे हैं या बाहर खींच रहे हैं, तो उसका रास्ता वो नहीं है, उसका रास्ता यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये लेरेंक्स की तरफ को चली जाएगी। लेरेंक्स में से होकर हमारे जो हवा का रास्ता है, हवा की नाली है, उसमें चली जाएगी। तो इसोफेगस एंड द लेरेंक्स, इन दोनों की तरफ, इसोफेगस खुराक की नाली और जो लेरेंक्स है वो सांस की नाली। तो कहता है हलक यहाँ से चलता है और यहाँ तक है, ये कॉमन है, ये यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पर इसोफेगस और लेरेंक्स दोनों मौजूद हैं, वहाँ तक हमारा हलक का हिस्सा है या फेरेंक्स है। यहाँ तक ये डेफिनेशन फेरेंक्स की मुकम्मल हो जाएगी। आगे अगली डेफिनेशन ग्लॉटिस की है। ग्लॉटिस क्या चीज़ है? ये जो अगला नंबर था फेरेंक्स के बाद ग्लॉटिस का, उसकी डेफिनेशन है। द एयर गोज, हवा जाएगी, फ्रॉम द फेरेंक्स, हमारे हलक में से, गले में से, इनटू द लेरेंक्स, हमारे लेरेंक्स के अंदर, हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर। वी नो दैट, ये आप इतना काट दें यहाँ से, वी नो दैट का लेरेंक्स तक जाएगी। ग्लॉटिस क्या है? ये जी फिर आप कैपिटल लिखेंगे। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग, ग्लॉटिस एक तंग, नैरो तंग होती है, तंग सा सुराख है, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, हलक के निचले हिस्से पर, हलक के फर्श पर। कहने का मतलब क्या है? हलक के निचले, यानी ये यहाँ पर हलक आके एंड हुआ, तो यहाँ पर इसके निचले हिस्से में यहाँ पर एक सुराख है छोटा सा, जिसकी मदद से हवा हमारे हलक में से सांस की नाली में जाती है। तो इस जो छोटा सा सुराख है इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स विच लीड्स, जो कि ले जाती है हवा को, इनटू लेरेंक्स, आगे लेरेंक्स के अंदर। ये डेफिनेशन ग्लॉटिस की थी। अच्छा, ये जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है एक छोटा सा, इसमें डेफिनेशन एपिग्लॉटिस की दी हुई है, वो भी आप अंडरलाइन करें, इसको आप याद करेंगे। ग्लॉटिस जो क्या था? जो कि हमारी सांस की नाली का सुराख है, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये जो सुराख है इज़ गार्डेड बाई, यानी इसके गिर्द एक फ्लैप होता है, एक यूँ कह लें कि आप एक ढक्कन होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ यानी एक तरह के सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। ये कार्टिलेज होता है, यानी नरम सी हड्डी की तरह का एक
पार्ट होता है। फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ का एक ढक्कन होता है कॉल्ड एपिग्लॉटिस, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो खुराक ने आगे जाना होता है, तो सांस के रास्ते को बंद करने के लिए एपिग्लॉटिस आगे आता है और सांस का जो रास्ता है ये बंद कर दिया जाता है। जो लेरेंक्स है इसने ऊपर की तरफ को जाना होता है, एपिग्लॉटिस उस रास्ते के ऊपर कवर बन जाता है और खुराक सांस की नाली में आने के बजाय सीधी आगे खुराक की नाली के अंदर चली जाती है। तो ये एपिग्लॉटिस की डेफिनेशन थी, इतनी सी, ये आप याद कर लेंगे। अच्छा, आगे जो एल्वियोलाई आगे हमने पढ़ना है बाद में, तो मैं हवा का जो रास्ता हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ से हवा का रास्ता होता हुआ आगे यहाँ पर ये जो हमारा लेरेंक्स है जिसे हमने वॉइस बॉक्स का नाम दिया था, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यूँ कह लें कि जैसे गिटार के जो तार होते हैं जिनसे फिर म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, ऐसे यहाँ पर भी दो फाइन थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो जब हवा गुजरती है इनमें से तो ये वाइब्रेट करते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है। यहाँ से जिस दौरान हवा यहाँ से गुजरती है तो गुजरने के बाद वो हवा की सांस की नाली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं इसमें आ जाती है। ये ट्रैकिया आगे 2 हिस्सों में तकसीम होता है और हर फेफड़े के अंदर एक ब्रोंकाई चला जाता है। तो ब्रोंकस वाहद होता है, हर फेफड़े के अंदर एक ब्रोंकस जाएगा। इन दोनों को हम मजमूई तौर पर इकट्ठा जो प्लूरल है इसका वो ब्रोंकाई कहलाएगा। अब ये जो ब्रोंकाई आगे मज़ीद तकसीम होता है, इससे ब्रोंक्यूल्स बनती हैं, छोटी नालियाँ मज़ीद, और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये मज़ीद तकसीम होकर एल्वियोलर डक्ट्स बनाती हैं। ये जो एल्वियोलर डक्ट है आगे फिर एल्वियोलाई की तरफ को चला जाता है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा हो तो उसमें छोटे छोटे अंगूर लगे हुए हैं, तो इसी तरह का ही एक ये सिस्टम होता है। ये जो हर एक सैक है ये अंदर से खाली होता है। हवा जब यहाँ पर आती है तो आप देख रहे हैं हर सैक के गिर्द एक जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इनके गिर्द देखें ये खून की नालियाँ लिपटी हुई हैं। खून की सबसे छोटी नालियों को कैपिलरीज कहते हैं, वो इसके गिर्द लिपटी हुई होती हैं और फिर गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन वाला खून यहाँ से जब फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन होती है वो खून के अंदर शामिल हो जाती है तो ऑक्सीजन वाला खून बन जाता है और दिल की तरफ को चला जाता है। और जो दिल से खून यहाँ पर आया होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर जो हवा की थैलियाँ इनके अंदर चली जाती है, फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। तो उसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलते हैं। हमने ग्लॉटिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्लॉटिस वो सुराख है जिसके ज़रिए हवा हमारे हलक से हमारे फेफड़ों की तरफ को जाने के लिए किस रास्ते में पहुँचेगी, हमारी सांस की नाली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर आएगी। ग्लॉटिस के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लेरेंक्स की है। यहाँ से आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ जो है लेरेंक्स ही नहीं है, इसके 2 और नाम भी हैं। एक वॉइस बॉक्स है और उसके अलावा अगर वोकल कॉर्ड्स की डेफिनेशन आती है तो भी आपने यही वाली ही डेफिनेशन लिखनी है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें, बल्कि मैं यहाँ पर निशान लगवा दूँगा आपको। तो यहाँ से आप डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। द लेरेंक्स इज़ अ बॉक्स। लेरेंक्स एक बॉक्स है, एक डिब्बा नुमा स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बना होता है, नरम हड्डी। जैसे हमारे कान की हड्डी है, बैरूनी कान की हड्डी है, या हमारी नाक की हड्डी है, तो इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, नरम हड्डी। तो लेरेंक्स एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज, नरम हड्डी से बना हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट, ये मौजूद होता है बिटवीन फेरेंक्स, हमारे हलक में, एंड द ट्रेकिया, और सांस की नाली में। जैसा कि पिछले पेज पे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, ये वाला हिस्सा लेरेंक्स है, मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे गले के अंदर उभार सा है, उसे हम लेरेंक्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। इसके नीचे भी आप लाइन लगा दें, यानी वॉइस बॉक्स की डेफिनेशन है या लेरेंक्स की है तो एक ही यही वाली डेफिनेशन है, इसी का ही नाम वॉइस बॉक्स भी है। 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, 2 पेयर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जोड़े मौजूद होते हैं। फाइब्रस बैंड्स, धागानुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, गिटार के जो फाइबर्स होते हैं, तो उनकी तरह यहाँ पर 2 पेयर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स की डेफिनेशन आई तो भी आपने यहाँ से शुरू करनी है और ये आप मुकम्मल ही लिखेंगे। आर स्ट्रेच्ड, ये खींचे हुए होते हैं, अक्रॉस द लेरेंक्स, लेरेंक्स के अंदर, यहाँ तक आप निशान लगाएंगे। वोकल कॉर्ड की डेफिनेशन आती है या वॉइस बॉक्स की आती है या लेरेंक्स की आती है, तो आपने यही लिखना है इतना। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन लेरेंक्स,
साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है लेरेंक्स के अंदर, आवाज़ कैसे पैदा होती है, या यूँ पूछ लिया जाए कि हम गुफ्तगू कैसे करते हैं, हाउ डू वी स्पीक, हम बोलते कैसे हैं। तो उसका जवाब अगर आपने देना हुआ तो उसका आंसर पार्ट ए ये हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ पार्ट ए, यह है पार्ट ए। और उसका जो आंसर का दूसरा हिस्सा है वो होगा पार्ट बी, वो यहाँ से आप लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन लेरेंक्स, लेरेंक्स या वॉइस बॉक्स के अंदर आवाज़ कैसे पैदा होती है, या हाउ डू वी स्पीक, हम बोलते कैसे हैं, या जो आवाज़ पैदा होती है उसको हम अल्फाज का रूप कैसे देते हैं। वहाँ पर तो आवाज़ ही पैदा हो रही, वाइब्रेट होने से तो सिर्फ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई ना, तो हम उसको अल्फाज की शक्ल कैसे देते हैं, हम उसको बोलते कैसे हैं कि एक लफ्ज़ बन जाए। तो उसका पहला हिस्सा ये हुआ कि लेरेंक्स जो वॉइस बॉक्स है उसके अंदर फाइबर्स थे खींचे हुए, जब उनमें से हवा गुजरी तो उन्होंने वाइब्रेट किया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आवाज़ तब पैदा होती है जब हम एक्सेल करते हैं, यानी सांस जब हम अंदर लेके जा रहे होते हैं तब नहीं। सांस जब हम बोलना चाहें तो हम सांस बाहर खारिज कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे वोकल कॉर्ड्स भी साथ में वाइब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये होगा, यहाँ से आप शुरू कर लेंगे। द वाइब्रेशंस इन वोकल कॉर्ड, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये जो धागे हैं हमारे लेरेंक्स के अंदर मौजूद हैं, ये जब वाइब्रेट करते हैं इनमें थरथराहट पैदा होती है, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, हमारे होंठ, हमारी चीक्स, गाल, हमारी टंग, ज़ुबान एंड जाज और जबड़े प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, यहाँ से फिर ख़ास आवाज़ पैदा होती है, विच रिजल्ट्स इन स्पीच, यहाँ तक आप राइट, जो कि हमारी गुफ्तगू की सूरत में ज़ाहिर हो जाती है। यानी ये जो लेरेंक्स के अंदर या वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं उन्होंने वाइब्रेट करना है, उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। अब ये जो साउंड होगी उसको हम अपने होंठों को अगर गोल करते हैं तो वही आवाज़ ओ की सूरत में हो जाएगी। अगर हम होंठों को ज़रा खुला रख के बोलते हैं तो वो आ की साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी ज़ुबान किस तरह हमारे दांतों के साथ अटैच होगी, या वो किस तरह हमारे गाल या हमारे होंठ किस तरह से हरकत करते हैं, तो वही जो आवाज़ है उसको अल्फाज का रूप दे दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ये दो हिस्से मिलाकर लिखेंगे। अच्छा आगे अगली डेफिनेशन है ट्रैकिया की, सांस की नाली। हवा आगे से आगे चलती जा रही है, अगला जो पार्ट है वो है ट्रैकिया या सांस की नाली। लेरेंक्स कॉन्टिन्यूज टू द ट्रैकिया, जो हमारा वॉइस बॉक्स था या लेरेंक्स था ये ट्रैकिया तक जाएगा, विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, जिसका नाम विंड पाइप भी है, हवा के गुजरने का रास्ता, हवा के गुजरने वाला पाइप। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये MCQ भी बन गया यहाँ से कि जो ट्रैकिया सांस की नाली है वो कितनी लंबी है, 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। विच लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, ये हमारी इसोफेगस के सामने मौजूद होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी यहाँ पर सी शक्ल के कार्टिलेज नरम हड्डी के बने हुए रिंग मौजूद होते हैं। कहाँ पर, इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, सांस की नाली की दीवारों के अंदर सी शक्ल के नरम हड्डी के रिंग्स मौजूद होते हैं। अच्छा इसकी मिसाल अब आप इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप होता है या AC का पाइप होता है, तो आप देखते हैं उसमें गोल गोल से रिंग मौजूद होते हैं। ऐसे ही हमारी सांस की नाली जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी गोल गोल सी शक्ल के रिंग मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, नरम हड्डी के बने हुए इन रिंग्स का, कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कीप्स ये रोके रखते हैं द ट्रैकिया सांस की नाली को, फ्रॉम क्लैप्सिंग के वो पिचक ना जाए, इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, जब उसमें हवा, जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो तब तो हवा गुजर रही है, हमारे फेफड़ों में जा रही है और बाहर आ रही है इस सांस की नाली के ज़रिए, लेकिन जब हम सांस नहीं ले रहे जिस दौरान, तो सांस का पाइप पिचक ना जाए, हमारा सांस रुक ना जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारे लिए सी शक्ल के रिंग्स पैदा किए हुए हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप है वो नहीं पिचकता, ऐसे ही हमारी सांस की नाली भी पिचकती नहीं है। तो यहाँ तक ये इसका फंक्शन भी हो गया, और इसके अलावा ट्रैकिया या विंड पाइप की डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो आप साथ में यहाँ पर मेंशन भी कर लें, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। कहाँ पर कार्टिलेज का फंक्शन, इन ट्रैकिया। ट्रैकिया इसको पढ़ेंगे CH की वजह से ट्रैचिया नहीं, इसको आपने प्रोनाउंस कर देना, साथ में आप लिख लें उसको भी। तो फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर जो
कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, उसका फंक्शन क्या है? या सी, यूँ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ सी शेप रिंग्स इन ट्रैकिया, तो वो भी, उसका भी आंसर यही बनेगा। अगली डेफिनेशन ब्रोंकाई, सांस की नाली में से हवा जब आगे गुजर जाती है तो सांस की नाली दो हिस्सों में तकसीम होती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, सीने के खला में पहुंचने पर, द ट्रैकिया जो सांस की नाली है डिवाइड्स, ये तकसीम हो जाती है इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, दो छोटी नालियों के अंदर जिनका नाम ब्रोंकाई है। सिंगुलर ब्रोंकस, वाहद यानी एक नाली को हम ब्रोंकस कहेंगे और दोनों नालियों को इकट्ठा हम ब्रोंकाई कहेंगे। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स, जो ब्रोंकाई हैं इनके अंदर भी कार्टिलेज की प्लेट्स होती हैं, जैसे ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज नरम हड्डी मौजूद थी, इनके अंदर भी मौजूद होती है। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू लंग्स, दो ब्रोंकाई थी, अब हर ब्रोंकस अपनी अपनी तरफ के फेफड़े के अंदर चली जाएंगी। ईच ब्रोंकस एंटर्स, वो दाखिल हो जाती है इनटू द लंग, फेफड़े में, ऑफ इट्स साइड, अपनी तरफ वाला फेफड़ा जो उसमें चली जाएगी। एंड देन, फिर उसके बाद फेफड़ों में एंटर होने के बाद डिवाइड्स, मजीद तकसीम होती रहती हैं इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, छोटी छोटी शाखों के अंदर। अब ये जो छोटी छोटी शाखें हैं उनका नाम क्या है? वो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, उसकी डेफिनेशन है आगे। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स, ये जो ब्रोंकाई हैं फेफड़ों में जाने के बाद तकसीम दर तकसीम होती रहती हैं, अनटिल, यहाँ तक के दे मेक, वो बना दें, सेवरल, बहुत सारी, फाइन ट्यूब्स, छोटी छोटी नालियाँ, कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली, यानी प्रोग्रेसिवली से क्या मुराद है? जैसे जैसे वो आगे चलती चली जाएंगी, वो प्रोग्रेस करती जा रही हैं, फेफड़ों में आगे से आगे जा रही हैं, लूज द कार्टिलेज, उनके अंदर जो नरम हड्डी है वो ख़त्म होती चली जाएगी, एज दे बिकम नैरोर, जैसे जैसे वो तंग होती जा रही हैं। यानी वो एक बड़ी नाली है, जब वो ज़ाहिरी बात है दो नालियों में तकसीम हो जाएगी, वो दो नालियाँ बनेंगी, वो थोड़ी तंग होंगी पहले वाली नालियों की निस्बत। तो इस तरह जब तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है तो बहुत नैरो हो जाती हैं, बहुत तंग हो जाती हैं, तो तब उनके अंदर ये जो कार्टिलेज था या जो नरम हड्डी थी उनमें से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक डेफिनेशन ब्रोंक्यूल्स की होगी। अगली डेफिनेशन यहाँ से शुरू करेंगे आप। द ब्रोंक्यूल्स एंड, जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये ख़त्म होती हैं जाकर एज फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत छोटी छोटी नालियाँ जिनका नाम है एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट क्यों कहते हैं? डक्ट हम नाली को कहते हैं, और एल्व्यूलर क्यों? क्योंकि ये एल्व्यूलाई की तरफ को जा रही हैं। बस यहाँ तक ये डेफिनेशन आप करेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है एल्व्यूलर डक्ट की। क्या है? जो ब्रोंक्यूल्स हैं डिवाइड होके एंड पे, ये ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई के दरमियान में जो नाली है छोटी सी, उसे हम एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। आगे डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है एल्व्यूलाई की, वाहद एल्व्यूलस होता है और जमा उसकी एल्व्यूलाई है। तो ईच एल्व्यूलर डक्ट, हर वो नाली जो कि एल्व्यूलाई की तरफ को जा रही है, ओपन्स, जाके खुलती है, इनटू ए क्लस्टर्स, एक गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है, बंच होता है, ऑफ पाउचेज, छोटे छोटे पाउच कह लें, छोटी छोटी थैलियाँ कह लें, उनका एक गुच्छा है जिन्हें हम एल्व्यूलाई, थैलियों के गुच्छे को एल्व्यूलाई कहते हैं। द एल्व्यूलाई फॉर्म, एल्व्यूलाई बनाती हैं द रेस्पिरेटरी सरफेस, वो सतह जहाँ पर गैसों का तबादला होना है। यानी अभी पीछे हमने जितना कुछ पढ़ा वहाँ पर गैसों का तबादला कहीं भी नहीं हुआ, वहाँ पर सिर्फ हवा गुजरती चली जा रही है। अब जब वो एल्व्यूलाई में पहुंचेगी तो एल्व्यूलाई की सतह जो है, इसकी जो दीवारें हैं, यहाँ से गैसों का तबादला होना है। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस इंसानों के अंदर कौन सा हिस्सा बनाता है? तो वो एल्व्यूलाई बनाते हैं। ईच एल्व्यूलस, हर जो एल्व्यूलस, यानी एल्व्यूलाई एक पूरा जो गुच्छा था छोटे छोटे पैकेट्स का, छोटी छोटी थैलियों का, उसे हमने एल्व्यूलाई बोला था। तो अब ये जो एक, अगर हम थैली की बात करते हैं, एक पाउच की बात करते हैं, तो वो कहता है ईच एल्व्यूलस इज़ अ सैक लाइक, एक थैला नुमा, एक पैकेट नुमा, एक थैली सी होती है, उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है, साख्त है, लाइंड बाई अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी उसकी दीवार, उसकी कवरिंग जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल्स की इकसाम जो कि आपने 9th में पढ़ी थी, टिश्यूज़ की इकसाम, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ आपने पढ़े थे जो कि जल्द या कवरिंग बनाते हैं। तो एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मोटी दीवारें नहीं हैं, सिर्फ एक ही तह है इन सेल्स की। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड, यानी इनके गिर्द, बाहर इनकी बाउंड्री क्या होती है? ये जो एक एल्व्यूलर सैक है, इसकी बाउंड्री बाहर से कवरिंग किसके ज़रिए हुई होती है? बाई अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, खून की छोटी छोटी नालियों का पूरा जाल बिछा हुआ होता है। अब ये जो खून की नालियों का जाल बिछा हुआ है उसमें
से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्व्यूलस के अंदर आ जाती है, इन एल्व्यूलाई के अंदर आ जाती है। ये एल्व्यूलाई से जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर खारिज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है। और जो जब हमने इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन अंदर गई हुई है, तो हमारे इन्हीं एल्व्यूलाई में से वो ऑक्सीजन इन छोटी छोटी जो खून की नालियाँ इनके अंदर चली जाएगी और ये फिर हमारे दिल की तरफ को ले जाएंगी। यहाँ तक डेफिनेशन है, ये आप फिगर 10.3 बेशक काट दें, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन एल्वेओलाई की है। अच्छा, अब आगे वो सारा पाथवे बता रहा है कि हवा जब हमारे फेफड़ों में पहुँची, फिर उसके बाद वह एल्वेओलाई तक गई, वहाँ पर गैसों का तबादला हुआ, तो फिर कैसे खून किस तरफ ऑक्सीजन ले जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड खून कहाँ से किस तरफ आ जाएगा। तो ये सारी समरी यहाँ पर बताई हुई है। द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी की टर्म जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा फेफड़ों के लिए होगी। जैसे हमने कार्डियक की टर्म हमेशा दिल के लिए इस्तेमाल की है, रीनल की टर्म हमेशा गुर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी पल्मोनरी की टर्म हमेशा फेफड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी खून की वो नाली होती है जो दिल से खून को बाकी जिस्म की तरफ को लेकर जा रही होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या हुई, दिल से आने वाली नाली जो कि फेफड़ों की तरफ को जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट, दिल से जो नाली खून लेकर फेफड़ों की तरफ को आ रही है, कंटेनिंग उसमें मौजूद होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा खून जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है और उसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी होती है। तो वो दिल से खून फेफड़ों की तरफ को आता है एंड और उसके बाद क्या होता है, एंटर्स द लंग्स, और फेफड़ों में दाखिल हो जाता है एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स, यानी ये जो आर्टरी थी ये अब मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होगी जिन्हें हम आर्टरियोल्स कहते हैं। एंड देन इनटू कैपिलरीज, और ये जो बड़ी नाली है आर्टरी, वो आर्टरियोल्स छोटी नालियों में तकसीम हुई, और ये जो छोटी नालियाँ ये मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाएंगी जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट यूँ ले सकते हैं, देखें ये एक बड़ी नाली थी, इसे हम आर्टरी कह सकते हैं, ये दो हिस्सों में मज़ीद तकसीम हो जाएगी। ये देखें, अब ये जो नालियाँ होंगी ये तंग होंगी उसकी निस्बत, ये आर्टरी थी और ये आर्टरियोल्स हैं। ये जो आर्टरियोल्स हैं ये मज़ीद तकसीम हो जाएंगी, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी नालियाँ बन जाएंगी। ऐसे ही ये भी तकसीम होगी, ये भी बारीक बारीक नालियाँ बन जाएंगी। अब ये जो बारीक बारीक सी नालियाँ हैं, इनका ये एक पूरा जो एक क्लस्टर, एक गुच्छा सा बन जाएगा, इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये आर्टरी, ये आर्टरियोल, और जब ये मज़ीद तकसीम होकर बिल्कुल छोटी छोटी बारीक नालियाँ बन गई तो ये कैपिलरीज कहलाएंगी। तो दिल से फेफड़ों की तरफ को खून लाने वाली जो नाली थी उसको हमने आर्टरी का नाम दिया था, पल्मोनरी आर्टरी का। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी, वो मज़ीद तकसीम हुई छोटी छोटी आर्टरियोल्स के अंदर। ये आर्टरियोल फिर मज़ीद तकसीम हुई हैं, बिल्कुल बारीक नालियाँ बन गई कैपिलरीज, विच सराउंड्स द एल्वेओलाई। जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि वो एल्वेओलाई के गिर्द लिपटी हुई होती हैं, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, हर एक सैक थैली एल्वेओलस के गिर्द ये लिपटी हुई होती हैं। These then join together, ये फिर इकट्ठी होती हैं। इकट्ठी होंगी, कैसे इकट्ठी होंगी, दो कैपिलरीज हैं, ये देखें ऐसे इकट्ठी होके एक बड़ी इन्होंने नाली बना देनी। ये आर्टरियोल, फिर से ये आर्टरी थी, आर्टरियोल बनी, फिर उससे कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज जब इकट्ठी होंगी, दो कैपिलरीज, तीन कैपिलरीज जब वो इकट्ठी होंगी तो एक नाली बनाएंगी। इस नाली का नाम, अब हम इसको नाम बोलेंगे वैन्यूल का, ये वैन्यूल होती है। अब ऐसी ही यहाँ पर भी एक वैन्यूल बनेगी, यहाँ से भी जो नालियाँ हैं इकट्ठी होंगी, ये भी वैन्यूल बन गई, दो वैन्यूल बन गई। अब ये वैन्यूल ज्वाइन होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी ये वैन्यूल, वैन्यूल्स के इकट्ठे होने से वेन बन जाएगी। यहाँ से दोबारा से पढ़ते हैं, दीज देन ज्वाइन, यानी कैपिलरीज की बात हो रही है इन छोटी नालियों की। देन ज्वाइन, ये इकट्ठी होती हैं टू फॉर्म द वैन्यूल्स। अब इनसे जो नाली बनेगी उन्हें हम वैन्यूल कहेंगे, जो कि कैपिलरीज की निस्बत थोड़ी साइज़ में, जिसका डायामीटर कह लें या जिसका ल्यूमन जो है वो ज़्यादा होगा। कैपिलरीज विच सराउंड, अब ये जो वैन्यूल्स हैं ये इकट्ठी होंगी, ज्वाइन होंगी और इससे एक बड़ी वेन बन जाएगी। पढ़ लेते हैं दोबारा से यहाँ से, दीज देन ज्वाइन, यानी कैपिलरीज, ये वाली जो कैपिलरीज छोटी नालियाँ थी, देन ज्वाइन टुगेदर, ये इकट्ठी होंगी टू फॉर्म द वैन्यूल्स, और इनसे बड़ी नाली बनेगी थोड़ी सी इसकी निस्बत, उसे हम कहेंगे वैन्यूल। और ये जो फिर वैन्यूल्स हैं
ये इकट्ठी होंगी, ये ज्वाइन होंगी, जैसे देखें जो दो ज्वाइन हुई हैं और एक बड़ी वेन बनी पल्मोनरी वेन, ये बन जाएगी। वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, ये आगे फिर पल्मोनरी वेन बना देंगे। पल्मोनरी वेन का काम क्या है, कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसने ऑक्सीजन वाला खून, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी थी, ऑक्सीजन शामिल हो गई थी खून के अंदर, अब इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ, दिल की तरफ ले जाना है। तो ये मैं समरी आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसमें उसने बताया कि जैसे आपने पीछे पढ़ा कि ये सारी एयर पैसेज वेज में से हवा गुजरती गुजरती एल्व्यूलस तक पहुँची। एल्व्यूलाई जो कि छोटे छोटे थैलियाँ थी, सैक थे, वहाँ पर गैसों का तबादला होगा। तो अब कैसे गैसों का तबादला होगा, खून वहाँ तक कैसे पहुँचेगा और तबादला होने के बाद खून वापस कैसे दिल की तरफ को जाएगा, वो समरी यहाँ पर बताई हुई है। तो देखें, द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो कि दिल से फेफड़ों की तरफ को डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर आएगी, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुई हुई है और उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हुई हुई है, वो फेफड़ों की तरफ लेकर आएगी खून को और तकसीम होती होती वो कैपिलरीज बना देगी। अब ये जो कैपिलरीज हैं हर एल्व्यूलस के गिर्द लिपटी हुई हैं। एल्व्यूलस में से क्या होगा, जब हमने इनहेल किया ऑक्सीजन फेफड़ों में से हमारे जो एल्व्यूलस है उसमें जाएगी, तो एल्व्यूलस में से वो ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। कैपिलरीज में अंदर मौजूद है ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो गई है, और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्व्यूलस के अंदर आ जाएगी और जिसे हम फिर एक्सेल, सांस जब हम बाहर खारिज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाएगी। तो अब जो नाली हमारे दिल से फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर आ रही थी, अब उसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, उसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी है, और अब वो वेन बनते हुए पल्मोनरी वेन जिसे हम कहेंगे, उसके ज़रिए अब जो ऑक्सीजन वाला खून है उसको दिल की तरफ को ले जाएगी, फिर दिल उसको पंप कर देगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद ये बॉक्स है, ये भी आपने तैयार करना है। इसमें क्या है, द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई, द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई, सांस की जो बड़ी नाली है हमारी वो, एंड द ब्रोंकाई, जब वो हमारे सीने के खला में पहुंचती है तो वो दो नालियों में मजीद तकसीम हो जाती है, वो ब्रोंकाई कहलाती हैं। आर आल्सो लाइंड विद सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल, यानी हमारी सांस की नाली और आगे जो दो नालियां मजीद बनी फेफड़ों की तरफ को गई, उन दोनों नालियों के अंदर भी क्या मौजूद होती हैं, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल। ऐसे सेल्स, ये आपने सेल्स की या टिश्यूज़ की एग्जाम 9th में पढ़ी हुई थी, जो सीलिएटेड सेल्स हैं उसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं, यूँ समझ लें आपके छोटे छोटे बालों की तरह की साख्तें मौजूद होती हैं। एंड ग्लैंडुलर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अपने अंदर से सिक्रीशंस, रतूबतें, माया चीज़ें पैदा कर सकें, उन्हें हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। तो अब ये जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है, कहता है इसके अंदर की तरफ को यहाँ पर सीलिया और ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं, सीलिएटेड। द ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट म्यूकस, जो हमारे ग्लैंडुलर सेल्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने म्यूकस या नमी पैदा करनी है, विच मॉइस्चन्स द एयर, जो कि हवा को नमदार कर देंगे, नमी उसमें पैदा कर देंगे, ह्यूमिडिटी पैदा कर देंगे। एंड आल्सो ट्रैप्स, और उसके अलावा ये ट्रैप कर लेंगे, रोक लेंगे एनी फाइन पार्टिकल्स, कोई छोटा जो ज़र्रा मिट्टी का बच के आ गया था या बैक्टीरिया, दैट हैव स्केप्ड फ्रॉम द नेज़ल कैविटी, जो कि हमारे नाक के, हमने पढ़ा था कि हमारी नाक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उन्हें फ़िल्टर कर लिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी कोई अगर फाइन पार्टिकल बचकर आ गया तो अब उसको यहाँ पर इस एरिया में ट्रैप कर लिया जाएगा। द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन, अब यहाँ पर सीलिएटेड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ को, जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ को हरकत करना शुरू करेंगे, बालनुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं। अब उनके ऊपर मूव करने से क्या होगा, जो ट्रैप पार्टिकल था, जो डस्ट का पार्टिकल, मिट्टी का ज़रा था, वो नमी के साथ अटैच हो गया था। ये बाल जब ऊपर को हरकत करेंगे तो उसके साथ वो ऊपर को आता चला जाएगा, हमारे ब्रोंकाई या ट्रैकिया में से वो ऊपर को आता चला जाएगा। सो दैट द फॉरेन पार्टिकल, जो बैरूनी बाहर से आया हुआ पार्टिकल था, वो म्यूकस के साथ अटैच होके ओरल कैविटी तक पहुंचा दिया जाए, मुंह के हिस्से तक पहुंचा दिया जाएगा। फ्रॉम वेयर, यहाँ से, इट मे बी आइदर स्वेलोड, जिसको या तो निगल लिया जाएगा, स्वेलोड, और कफ्ड आउट, या फिर खांसी के जरिए उस जर्रे को बाहर खारिज कर दिया जाएगा। ये पॉइंट भी आप याद करेंगे।